नमस्कार। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे, लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम बातें मुलाकातें। आज संडे का दिन है और आज का दिन है फ्रेंड्स से मिलने का, मेहमानों के आने जाने का। और संडे को मैं लेकर आपके घर आती हूँ एक किसी खास मेहमान को। उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं के विषय में भी बात होती है जो शायद पहले और लोगों को नहीं पता। लेकिन आज हम जिस मेहमान को लाए हैं वो बहुत दूर से आए हैं, जयपुर से लेकर आई हूँ उन्हें आज। लेकिन अभी नहीं बताऊंगी वो कौन है। फिलहाल मैं बताऊं, मैं हूँ मीनू खरे। आप सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ है आप वहीं हम। कर ले तू भी मोहब्बत है, तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सच्चा, आज एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपको जिन मेहमान से मिलाऊं, पहले उनका इंट्रो दे देती हूँ। छोटा सा इंट्रो है उनका, बहुत ज्यादा नहीं है। सितंबर में उनका बर्थडे होता है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। लगभग 2 दशक का समय उन्होंने बिताया। उसके बाद प्राइवेट एफएम्स की ओर उन्होंने रुख किया। स्टेशन हेड और प्रोग्राम हेड के पद पर कार्य किया। 5 एफएम स्टेशंस को उन्होंने राजस्थान में शुरू किया। वो एक बड़े न्यूज चैनल के सीईओ रहे हैं। ऑडियो प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च की और उसमें बतौर सीईओ उन्होंने काम किया। हेलो हाईवे एक रोड सेफ्टी के ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके कर्णधार वो रहे हैं। वो आरजे भी रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स उनके अकाउंट में हैं। एबीयू अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ब्रॉडकास्टिंग का, वो उन्हें मिला। ग्रां प्री फ्रांस का अवार्ड है ब्रॉडकास्टिंग का 2001 में, वो भी उन्होंने प्राप्त किया। और इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स हैं। कमेंटेटर हैं, वो बहुत सारी लाइव कमेंट्रीज की हैं। और 1993 के बाद से जितनी भी भारत में डेविस कप की कमेंट्रीज हुई हैं, सब में उनकी आवाज आई है। ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, सब में वो शिरकत करते रहे अलग अलग भूमिकाओं में। कभी वो कमेंटेटर हैं, कभी वो प्रोड्यूसर हैं और कभी वो स्वयं रिपोर्टर हैं। स्क्रिप्ट्स भी बढ़िया लिखते हैं। प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने काम किया। इवेंट मैनेजमेंट का भी उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और मार्केटिंग सेल्स भी, उसमें भी महारत रखते हैं। टीवी रिपोर्टिंग के भी उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े। नेशनल अवार्ड मिला है टीवी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पे उन्हें, और टीवी रिपोर्टर भी रहे। मैं सोच रही हूँ कि ये इनका छोटा सा बस बायोडेटा था। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा कि मैंने ये भी किया था क्या। मैं बहुत वन वर्ड अगर कहना चाहूँ तो मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, ब्रॉडकास्टर रहना चाहता हूँ। और वही मेरा परिचय, इतिहास, वो नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास है। देखिए, आप ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टर थे और ब्रॉडकास्टर ही रहना चाहते हैं। पर ब्रॉडकास्टर के रूप में आपने जो जो काम किए हैं, ये इस प्रोग्राम की रवायत है कि मैं अपने श्रोताओं को बताऊं, जो मेहमान खुसूसी हमारे हैं उनकी क्या क्या खासियत है, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं पढ़ना शुरू करूं आपके बारे में तो लगेगा पूरा प्रोग्राम यहीं खत्म हो। देखिए, एक किसी प्रोग्राम में मैं मेहमान बनती हूँ जी, और मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाइएगा। जी 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 जी। तो चलिए, आपका बहुत
बहुत बहुत स्वागत और Thank खैर you. मकदम करती हूँ बातें मुलाकातें में, जिसमें हम अपने मेहमान के बहुत सारे आयामों पर चर्चा करते हैं और उनकी पसंद के फिल्मी गीत भी हम इसमें सुनवाते हैं। आपका बायोडेटा ही इतना बड़ा था कि एक कट तो इसी में निकल गया है। गाना तुरंत सुना सकते हैं। गाना सुनना चाहिए। कौन सा गाना सुना? अमर प्रेम फिल्म का चिंगारी कोई भड़के। देखिए मैं तो किशोर दा का बहुत दीवाना हूँ, तो मैक्सिमम गाने उसी में से निकलेंगे। तो सुनते हैं ये गीत। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत दिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है मुकुल गोस्वामी जी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बातें मुलाकातें। और मुकुल जी, आपने कहा कि आप एक ब्रॉडकास्टर हैं और ब्रॉडकास्टर ही बने रहना चाहते हैं, बस इतना सही आपका परिचय। आपने आवाज की दुनिया का सफर कुछ यूं तय किया, ऐसी ऐसी विमाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि अगर आप ही से पूछूं कहां से शुरू करूं? देखिए, पहले तो मुझे लखनऊ में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खेलों के माध्यम से भी यहाँ मैं जुड़ा और मुझे प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ से एक पुरस्कार मिला था। हाँ, वो तो मुझे याद है। उस प्रोग्राम में जब मैं आपसे मिली थी और मुझे वो होटल का वो सीन भी याद है जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। तो हम दोनों ही उसके अवार्ड विनर्स थे। टर्निंग पॉइंट अनिल बैजल साहब थे सीईओ हमारे। तो होटल के जिस बरामदे में बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिलते हैं तो 10,000 रुपए कैश मिलते हैं, उस समय 10,000 रुपए का अवार्ड होता था और आपको सम्मान भी मिलता है प्रधानमंत्री के हाथों। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पे कुछ नहीं होता। तूने बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा उससे पहले मुझे ABU अवार्ड मिला था, सन्नाटों की वेदना हमारा एक प्रोग्राम था, तो पता भी नहीं था हमें कि उसको अवार्ड मिल गया। किसी फॉरेन रेडियो स्टेशन ने अचानक हमारे स्टेशन हेड को अपर्णा वैश्य जी को फोन किया कि इसकी रॉयल्टी पोजीशन क्या है। तो उन्होंने कहा किसकी? तो बोले आपका एक प्रोग्राम है जिसको ABU अवार्ड मिला है। तो हम लोग शॉक्ड थे कि भाई अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और CEO उसे लेने भी गए हैं तो कम से कम स्टेशन को तो पता होना चाहिए। तो ये बात जैसे मैंने अनिल बैजल साहब को कही तो वो एकदम हतप्रभ रह गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हुआ ऐसा। तो उन्होंने कहा चलो अब प्रेसिडेंट बना देते हैं कि आज के बाद अगर तुम कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड लाओगे तो हम प्रोड्यूसर को सीधा भेजेंगे। तो ये एक इतनी बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है।
फिर हम लोग लग गए और इस लखनऊ की जमीन की प्रेरणा कहूँ कि इस माटी की सुगंध ने मुझे फिर प्रेरित किया और हमने एक प्रोग्राम बनाया। उसको फ्रांस का अवार्ड मिला, ग्रैंड प्री अवार्ड। तो अनिल बैजल साहब बेबस थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हुआ था कि प्रोड्यूसर ही जाएगा, जबकि डायरेक्टर जनरल और स्टेशन डायरेक्टर दोनों इंटरेस्टेड थे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। तो अल्टीमेटली जीत प्रोड्यूसर की हुई। तो इसलिए लखनऊ मेरे जीवन में बहुत जुड़ा हुआ है, डेविस कप के भी हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से भी, बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के आंखों देखा हल को लेकर। और लखनऊ आत्मीय सा लगता है एकदम। लखनऊ ऐसा है ही है कि जो यहाँ आता है लखनऊ उसे अपनाता है और तभी तो वो मुस्कुराता है। जी, तभी स्लोगन बहुत अच्छा है आपका कि मुस्कुराइए। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बाकी आप बड़े महानगर में देखेंगे, बॉम्बे, दिल्ली, तो यू विल फाइंड एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, पता नहीं किस परेशानी में है, जिंदगी को बोझ की तरह उठा रहा है। और लखनऊ में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे अच्छे लोग, मुस्कुराते चेहरे। जी, तो आपने बताया कि आप लखनऊ की जो जमीन है उससे आपको इस बात की प्रेरणा मिली कि आप अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरफ उन्मुख हों और आप ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। ब्रॉडकास्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ, रेडियो में कैसे आए? जिस सवाल का उत्तर ढूंढने में बरसों लग गए वैसा सवाल आपने पूछ लिया। मैं ब्रॉडकास्टर नहीं था। मैं कहानी लिखता था, गीतों भरी कहानी, एक बहुत ही प्रसिद्ध विधा होती है आकाशवाणी की। तो उस समय युवाणी प्रोग्राम में सब लोगों को बड़ा शौक होता था। उसको युवा तरंग कहा जाता था प्रोग्राम को, जिसमें युवा गाने बजाते थे अपने। तो हम लोग उसको लव तरंग कहते थे, क्योंकि हर प्रेमी उस तरह के प्रोग्राम देने के लिए बड़ा आतुर होता था और सालों की लिस्ट लगती थी, ऑडिशन हुआ करते थे, आपको भी शायद स्मृति में हो तो उस प्रोग्राम को देने के लिए मैं आकाशवाणी में गया था। तो बहुत ही जहाँ कहते हैं उच्चारण दोष और बहुत सारी चीजें थी। तो हमारी एक मणिमाला भटनागर उद्घोषक थी, उन्होंने मेरे एक चांटा लगाया, बोले ये आज क्या होता है और ऐसे इतना मतलब तुम लोग कैसे बोलते हो। फिर मुझे थोड़ा सा कमेंट्री का शौक था, तो क्रिकेट कमेंट्री थे क्या? मैं खुद खिलाड़ी रहा, तो क्रिकेट खेला हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो कमेंटर बन सकते हैं। सो वो एक संयोग बना। आकाशवाणी में नौकरी किसी मित्र को देख के अप्लाई किया और प्रसारण निष्पादक की नौकरी लग गई। तो तब तक मैं बैंक में सिलेक्ट हो चुका था, LIC में जा चुका था। बट फिर जब आकाशवाणी एक ऐसा ग्लैमरस स्थान था, लोग आकाशवाणी के प्रांगण में पहुंच के बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि यार ये कला का एक महासंगम है। तो वहां जब आपको जॉब मिलता है तो नेचुरली मैंने बैंक को छोड़ के और उसको प्रेफर किया और यहाँ से जन्म हो गया एक ब्रॉडकास्टर का। तो बतौर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आपकी मैंने 1982 में जी आकाशवाणी जोधपुर में जी। घर आपका जयपुर में है? मैं रहने वाला, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अच्छा। 72 में हम लोग राजस्थान चले गए थे। मेरे पिताजी सन्यासी हो गए और मेरे नाना जी कल्याण के संपादक अंग्रेजी और संस्कृत के थे। हिंदी के तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादित करते थे और चिम्मन लाल जी गोस्वामी अंग्रेजी और संस्कृत देखते थे। तो हम लोग की परवरिश गोरखपुर में हुई। सुखद संयोग है कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ, लखनऊ ने उनके करियर को एक अलग शेप दिया, लेकिन वो उस गोरखपुर से भी जुड़े जहाँ पर मैंने 4 साल काम किया है। क्या बात है। तो चलिए मुकुल जी, बातें इतनी ज्यादा हैं, कहीं मैं बहुत सारी चीजें मिस न कर दूं। अगर आपसे पूछा जाए मुकुल गोस्वामी को ब्रॉडकास्टिंग की किस विधा के लिए जाना जाए, अगर उन्हीं की अपनी चॉइस हो तो? बहुत ही असमंजस वाली स्थिति होगी। एक्चुअली मैं ब्रॉडकास्टर, जैसे कहा कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और फोन इन आने के बाद से मुझे जीवन मिल गया। फोन इन में जो थ्रिल था ना, पहले आपको पता है आकाशवाणी में पोस्ट कार्ड के माध्यम से फरमाइश पूरी की जाती थी और लोग इंतजार किया करते थे, 7 दिन 10 दिन में जाके उनका नाम बोला जाता था। तो मैंने शुरू की कमेंट्री से भी शुरुआत की, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भाग लिया या हवा महल, चित्रशाला, ऐसे जो विविध भारती के प्रोग्राम्स थे तो उनमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन छाया गीत मेरे लिए सपना हुआ करता था कि यार छाया गीत क्या मैं दे सकता हूँ। तो हम लोग ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे तो अनाउंसर्स का पूरा हक था उसमें, तो उसमें प्रवेश करना वर्जित था कि आप उद्घोषक नहीं हो तो आप कोई प्रोग्राम नहीं दे सकते जी। तो हम लोग उस दौर में थे जहां पर ये लड़ाई चली
कि नहीं, प्रोग्राम तो जो भी जिसकी आवाज अच्छी है वो दे सकता है। तो उस मुहिम में काजी अनीसुल हक एक डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए बाकायदा स्टूडियो में प्रवेश कर पाए। तो उसने हमें ग्रूमिंग दे दी एक बहुत अच्छी, उससे हमें बहुत ज्यादा अनुभव मिल गया। और नया नया जोधपुर स्टेशन में कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो एकदम उत्साह के साथ जब आप लगते हो किसी विधा में आप नहीं हो, वर्जित हो, और वहां आप प्रवेश करते हो, तो आप पर चुनौती भी ज्यादा होती है। तो वहां से मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्ट का एक एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, मुझे क्या लगता है, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि नाटक मेरी आत्मा है और कमेंट्री ने मुझे एक विस्तार दिया है। इनाम मुझे फीचर पे मिले, और फोन इन मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो मैं 36-37 घंटे लाइव फोन इन पर 2 दिन लगातार प्रसारित कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे इतना पैशन है। हम लोगों ने फोन इन के कुछ इलेक्शंस पे ब्रॉडकास्ट किए थे, तो वो जब शुरू हुआ इलेक्शन, उससे लेके एंड तक, फिर वोटिंग डे तक, फिर वोटिंग के रिजल्ट्स तक, तो मेरा पैशन है ब्रॉडकास्ट, तो यूं समझ लें। चलिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कोई अपने ही उपवन के पुष्पों में से किसको चुने जी, लेकिन गीत तो चुनना पड़ेगा। गीत सुनते हैं? एकदम एकदम। खामोशी फिल्म का गाना सुना सकती हैं आप। खामोशी फिल्म का कौन सा गीत सुनाऊं? उन आँखों की महकती खुशबू। जी, तो सुनते हैं ये गीत। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। हमारे साथ हैं आज हमारे मेहमान मुकुल गोस्वामी जी, जाने माने रेडियो ब्रॉडकास्टर और टीवी ब्रॉडकास्टर भी। लेकिन अगर एक बार मैं फिर आपसे पूछूं, रेडियो ब्रॉडकास्टर या टीवी ब्रॉडकास्टर? मीनू जी, बहुत ईमानदारी से कहूं तो मुझे सिर्फ आवाज पसंद है। मैं दूरदर्शन में, जब मेरा पैक्स में सिलेक्शन हुआ था 1991 में, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दूरदर्शन भी जा सकता था। लेकिन मैं पहला आदमी था जो दूरदर्शन से अलॉटेड से आकाशवाणी आया। क्यों? उसके पीछे बहुत साफ कारण बता देता हूँ जी। आकाशवाणी में बहुत आसान होता है, आप लिखते हैं, आपकी खुद की आवाज अच्छी है, आप रिकॉर्डिंग जानते हैं, तो दुनिया का कोई भी प्रोग्राम आप अकेले बैठ के बना सकते हैं। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने उसको चूज नहीं किया।
जी, यूं कहते हैं कि आवाज की दुनिया पसंद आवाज आई की दुनिया पसंद और आवाज की दुनिया में रहे, भले ही काम किया टेलीविजन के लिए और नेशनल अवार्ड भी मिला आपकी डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको। मुकुल जी, आपने बताया कि नाटक आपके दिल के बहुत करीब है। जी। नाटक और स्पोर्ट्स पर्सन तो आप खुद ही थे, उसके बाद आप कमेंट्री करते हैं। जितना मैं आपको जानती हूँ और जितना मैंने आपको जाना, सबसे ज्यादा कमेंटेटर के रूप में जाना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक ड्रामा जो भावनाओं की विधा है, ड्रामा जो एक संजीदा विधा है, और जो स्पोर्ट्स है उसमें उत्साह है, उसमें शोर है, उसमें मस्ती है, लेकिन बहुत ज्यादा जोश है, ये दोनों विधाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। आप एक ऐसी संजीदा विधा से ऐसी विधा में कैसे आए और मुकुल गोस्वामी ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? देखिए, मेरे लिए ब्रॉडकास्ट विजुअलाइजेशन का मामला है। मुझे लगता है ब्रॉडकास्ट कुछ भी नहीं है, आप शब्दों के माध्यम से दृश्य बनाते हैं और आप गाना सुनाती हैं तो गाना सुन के आदमी विजुलाइज करता है। तो मुझे लगा कि कमेंट्री ऐसी विधा है जहां पे आप जो देख रहे हैं वो दूसरों को दिखाना है आपको। तो आप आंखों से अपनी देख रहे हैं और दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाएं, और अगर आपकी भाषा उसमें थोड़ा सा और सहयोग कर दे तो दिल में उतरना बहुत आसान होता है। मुझे लगता है सबसे टफ काम जिंदगी में अगर कोई है तो वो कमेंट्री करना, रेडियो की। जी। दूरदर्शन में आपका रोल सिर्फ इतना होता है कि आप सपोर्टिव उसमें ब्रॉडकास्टर हो। जी। दिख रहा है सब, अच्छा शॉट लगाया है नहीं लगाया, उसका रोमांच सब वहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट करना इतना टफ है। 12 कैमरे, 16 कैमरे, 18 कैमरे, 24 कैमरे लगे हुए जिस ब्रॉडकास्ट को नहीं कर पा रहे हैं पूरा, 2 आंखों से कमेंटेटर देख के उन 24 कैमरों का काम करता है। और एक क्षण भी अगर वो चूक जाए कहीं तो उसके पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है जो उसको बता सके कि क्या हुआ था। जी। तो इस टफ जॉब का जो रोमांच है, और फिर जब देश जीतता है और उस समय जो उत्तेजना और जो विजय का रोमांच और जो उत्साह आम आदमी में देखने को मिलता है, उसको अगर आप शब्दों से पिरो के दूसरे श्रोताओं तक जो कहीं उस माहौल में नहीं है पहुंचा दो, तो शायद आपका जीवन धन्य हो जाता है। क्या बात है। उस उत्साह को महसूस करना और उन्हें शब्दों में बांधना वाकई बहुत मुश्किल है। पहली कमेंट्री कब की थी आपने? मैंने की थी 1986 में, क्रिकेट की थी। तो बहुत ज्यादा मैं खेलता अच्छा था क्रिकेट, लेकिन बोलने में मुझे पता चला कि कितना पसीना आ रहा है। फिर एक किसी सज्जन ने, जो कि रणजी खिलाड़ी थे, उन्होंने धीरे से मुझे लिख के भेजा कि फॉलो द बॉल। वो ब्रह्म वाक्य कितना सुंदर मेरे जीवन में उतरा। उन्होंने लिखा कि तुम कहीं भटको मत, जहां बॉल है वहां बस अपना कमेंट्री करते रहो। जी। तो उन्होंने एक निर्देश दे दिया, एक मार्गदर्शन दे दिया कि यहाँ से बोलना है। तो मुझे लगा मेरे जीवन का बहुत बड़ा काम उन्होंने आसान कर दिया। तो मेरी निगाहें बॉल पे रहती हैं, फिर आप एक्सप्रेस करते हो, तो एक रिदम में खेल का वर्णन हो जाता है। तो बहुत सारे, कितनी सारी कमेंट्रीज 1993 से डेविस कप जब भी हुआ, वो उसकी कमेंट्री मुकुल जी की आवाज से सजी। कितनी सारी कमेंट्री मैंने आपको स्वयं करते हुए सुना है, देखा है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इतनी सारी कमेंट्रीज में सबसे ज्यादा रोमांच आपको किस कमेंट्री में? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 1993 में टेनिस की कमेंट्री एक कमेंटेटर के न आने से शुरू की। अच्छा। एक राष्ट्रीय कमेंटेटर आए नहीं। हाँ। और अल्टीमेटली आप क्योंकि आकाशवाणी में हो तो आपको अवसर मिल गया जी। और वो लिएंडर पेस और महेश भूपति का दौर था। क्या बात जो कि स्वर्णिम युग कहा जा सकता है टेनिस का। तो उस दौर में उन्होंने इवान सेविच को, वेन फरेरा को जिस तरह से हराया, तो वो उस समय पैशन स्टेडियम्स का देखने लायक होता था। इतना जबरदस्त पंप अप लोग करते थे और वो बूस्ट होते थे। तो उसको शब्दों में बयान करने में मुझे इतना आनंद आता था। फिर हम नए नए शब्द इजाद करते थे, क्योंकि अंग्रेजी का बाहुल्य था। मेरे साथी कमेंटेटर सब अंग्रेजी में बहुत अच्छा डाउन द लाइन बोल देंगे, हाई किकिंग सर्विस बोल देंगे। अब हिंदी में उसको कैसे बोला जाए, वो चुनौती मैं और स्कंद गुप्त ने इसको झेला कि भाई हम शब्द हिंदी में चूज करेंगे। तो हाई किकिंग सर्विस में हमने बोला उछाल लेती हुई सर्विस। एसेस को हमने बोला चूना लगा के निकली। तो इससे क्या, इस प्रयोग से लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी, लोगों का खेल के प्रति रुझान बढ़ा गया। यार चूना लगाना, तो वो तुरंत इमेजिनेशन में उनके चूना लगाना आ गया। जी। कि भाई क्या है।
तो समानांतर सीधा मारा। तो इस तरह से कुछ इजाद करके हम लोगों ने, तो मजा आता था कि भाई आप शब्दों का नया नया प्रयोग कर रहे हो। और सबसे मैराथनी मुकाबला एथेंस में हुआ था जो 7 या 7.5 घंटे चला था। और मैं और शंकर 2 ही कमेंटेटर थे। रात 2:30 बजे तक कमेंट्री चली थी, 8 बजे शुरू हुई थी। ड्यूस पे ड्यूस हो रहे थे। तो बेहोशी की हालत में जो कमेंट्री होती है, जब आदमी मतलब लगता है कि बस अब गश खा के बेहोश होने वाला है, और 25 मिनट मैं कर रहा हूँ और साथी कमेंटेटर शंकर वहां पे कोर्ट में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मैच खत्म हो तो वो खिलाड़ी से इंटरव्यू लें, फिर वो आए 25 मिनट कर रहे हैं, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। तो वो मैराथनी मुकाबला एथेंस ओलंपिक का क्वार्टर फाइनल आज तक मुझे याद है। तो ऐसे समय में जरा गीत कौन सा हो जाए जो सबको याद आ जाए? रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बाहर के, इम्तिहान फिल्म का गाना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन है प्रोग्राम बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खरे और आज मेरे साथ जाने माने रेडियो प्रसारक मुकुल गोस्वामी जी हैं। बातें कर रहे हैं हम उनसे। उनके जीवन के तमाम पहलू ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हाईलाइट हो चुके हैं। श्रोताओं के कान में जाने की उनको आदत हो गई है और कान के माध्यम से दिल तक पहुंचने की उनकी आदत है। मुकुल जी, ये तो इतनी सारी बातें खेलों की कुछ बातें दिल की भी कर ली जाए जी। ये बताइए कि मुकुल गोस्वामी जी, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें, वो आपको सुन रहे हैं एक प्रसारक के रूप में, वो मुकुल गोस्वामी जी कैसे व्यक्ति हैं? अपने को डिफाइन करना हो, क्या बताएंगे? बहुत बहुत मुश्किल सवाल, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। अब मुझे समझ में आता है कि सवाल पूछना कितना आसान है और उसका जवाब ढूंढना। मुकुल गोस्वामी के लिए मैं एक कविता ही बोल देता हूँ ज्यादा से। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए मुझको तुमसे बिछड़े, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जाने क्या क्या खोया मैंने, जाने क्या क्या पाया मैंने, जख्मों के जंगल में लेकिन अब भी वही हरियाली है। तुमने ठीक कहा था एक दिन, प्यार चांद सा ही होता है, और नहीं जब बढ़ने पाता अपने आप ही घट जाता है, धीरे 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 धीरे। मेरी नहीं है, शीन काफ निजाम साहब की है, क्षमा के साथ। मेरे दिल के इतनी करीब थी ये चीज। तो मुझे आज यूं लगता है कि जब मैं ये कविता पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे इस समय कोई चेहरा दिमाग में नहीं होता, लेकिन भीतर एक रोमानियत होती है, भीतर एक रोमांस होता है आदमी का, तो वो उसकी रिक्तता बनी रहती है। मुकुल जी, मैंने ये कभी भी नहीं पूछा, इस कविता से मैंने बिल्कुल भी जोड़ा नहीं, बल्कि मैंने ये पूछा युवा दिनों में क्या कोई ऐसा चेहरा था जो जीवन भर के लिए याद युवा दिनों में, अब शुभम मेरे सामने बैठा है, युवा दिनों में चेहरों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जिंदगी का मकसद एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी, आगे नहीं बोलूंगा जी। तो वो कॉलेज के बहुत अच्छे दिन थे। राजेश खन्ना उस समय एकदम जिसको कहते हैं शबाब पर था। बनना क्या चाहते थे आप? मैं बहुत बहुत अंदरूनी सवाल जिसका उत्तर मुझे भी नहीं पता क्या बनना चाहता था। मैं इंसान के साथ साथ आर्थिक विषमताओं से इस कदर जूझ रहा था, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे, तो सबसे पहले नौकरी चाहता था। वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जब मेरे को याद है मैं एसएससी का इंटरव्यू देने गया था तो मेरी पैंट फटी हुई थी, तो मैंने उसको हाथ से कवर किया हुआ था। तो जो इंटरव्यू ले रही थी वो सोच रही थी कि ये बहुत इसका एटीट्यूड है, ये यूं हाथ हटा क्यों नहीं रहा। फिर कुछ उन्होंने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछा तो मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ, तो मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा सॉरी मैम, और तब उन्होंने देखा कि ओहो इसकी पैंट फटी हुई है इसलिए इसने हाथ यूं रखा हुआ। सो इस कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। जी 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 जी, मैं तो पूछने वाली कुछ और थी। मैं तो पूछने जा रही थी कि वो जो चेहरों के जंगल के बीच से मिसेस मुकुल गोस्वामी तक का मैं सफर पूछ रही थी। वो संयोगों की लड़ाई है। मुकुल गोस्वामी की पत्नी
एकदम निहायत संयोग से, पारंपरिक रूप से परिवार की पसंद की। और जिनको मुकुल गोस्वामी पसंद करते थे वो हर 8 महीने बाद किसी और के साथ गठबंधन करके चली जाती थी। तो फिर मुकेश के गाने, रफी के दर्द भरे गाने वो ड्यूटी रूम में चारों तरफ बजते रहते थे और हम उसके साये में पलते रहते थे। चलिए, मैं जो हूँ मिसेस मुकुल गोस्वामी का नाम जान लूं? श्रीमती बिंदु उनका नाम है और आप उनके लिए वो गाना बजा सकती हैं, चंदन सा बदन। क्या बात है मिसेस गोस्वामी, आप सुनिए ये गाना मेरे प्रोग्राम का आपको ही डेडिकेटेड है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। स्वागत करती हूँ एक बार फिर मुकुल गोस्वामी जी आपका अपने इस प्रोग्राम में। काफी आगे तक हम पहुंच चुके हैं, युवावस्था क्रॉस करके। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकुल गोस्वामी जी के अंदर कहीं कोई बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत कोमल एहसास है, लेकिन जिंदगी की विषमताएं बहुत अलग होती हैं। जिंदगी में क्या कुछ खोया जिससे बहुत चोट लगी? और ये भी जानना चाहूंगी कि मित्र कैसे थे, तो कुछ मित्रों की बात हो जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा मीनू जी। अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूं तो इस जीवन में मेरी अगर कोई उपलब्धियां हैं तो उसमें मेरा रोल कुछ भी नहीं है, मेरे मित्रों का रोल है। मेरे जीवन में आज भी मैं जहां हूं वो सिर्फ मित्रों की बदौलत। मित्रों का मतलब जो भी आपसे परिचित होता है, जो भी आपको मार्गदर्शित करता है, जो आपको कहीं नीचे गिराता है, वो भी आपका मित्र है। हर असफलता आपको सफलता के लिए प्रेरित करती है, सीढ़ी बनती है जी। तो जितने जितने प्रोग्राम या इनाम मिले, सबके पीछे डायरेक्टर्स थे। वो डायरेक्टर्स की प्रताड़ना ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ करके दिखाऊं। उसने मुझे नई पहल जैसा एक इतना बढ़िया प्रोग्राम दिया कि मैं उसकी 108 एपिसोड बनाए और वो इंटरनेशनली फेमस हो गया। अच्छा, कौन सा था वो? नई पहल करके एक रेडियो ने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था, एजुकेशन थ्रू रेडियो, एडल्ट एजुकेशन के लिए वो था। तो ये गांव के जितने भी आदिवासी इलाके हैं वहां पे रेडियो के थ्रू उन्हें पढ़ाना था। तो अब ये इनोवेटिव प्रोग्राम था जो वर्ल्ड बैंक, अपना सेपू, आकाशवाणी महानिदेशालय का और एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीनों का कॉम्बो था। तो उन्होंने तो मुझे निर्वासित उस तरह से किया और वो मेरे लिए इतना जीवन का अनुभव हो गया। 1991 में जब मैं यूपीएससी में गया तो एक अलग मुकुल होके गया, जिसके पास 9 महीने का एकदम घाट घाट के पानियों का एक्सपीरियंस था जी। तो मुझे लगता है अगर वो मुझे नहीं भेजते तो शायद मैं आज ट्रैक्स होके या जिस तरह से भी रिटायर हो जाता। उसने नई खिड़कियां खोली, नए दरवाजे खोले, नए आकाश दिखाया। जब दोस्तों की बात की आपने, स्टेशन डायरेक्टर्स की बात बताई। मैंने कहा मित्र वो भी हमारे मित्र ही हैं जो आपको आगे बढ़ाने में दूसरी तरह से प्रेरणा देते हैं जी। बाकी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कुछ आईएएस मेरे मित्र इतने करीबी हैं कि उन लोगों ने अपने घर के जेवर दे के मेरी बच्ची की फीस भरी हो या इस तरह की स्थितियों का वो किया हो। अरे वाह। एक और मेरे मित्र हैं आकाशवाणी में हैं, वो 91 में मैं पैक्स बना था और वो ट्रैक्स के रूप में आए थे, राकेश जैन।
तब से हम लोग एक साथ हैं आकाशवाणी में। एक साथ जितने भी मेरे अभी प्रोग्राम हुए अवार्डेड, उनमें कहीं ना कहीं उनका योगदान था। वो योगदान भी आपको बताता हूँ कैसे होता था कि प्रोग्राम में पूरा अकेला खुद बनाता था, मुझे किसी एडिटर की जरूरत नहीं होती थी, वॉइस भी मेरी होती थी। जिस दिन एंट्री जानी होती थी, मान लो 30 तारीख को एंट्री जानती थी, तो 29 तारीख को वो आते थे कि प्रोग्राम में मेरा नाम डाला है। मैंने कहा हाँ, तो मैं सुनूंगा। तो मैंने कहा सुनिए, बहुत बेकार प्रोग्राम है, कचरा है एकदम, इसमें से ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब कल सुबह एंट्री जानी है, आदमी 10 दिन पहले सुझाव दे तो समझ में आता है। मुझे इतना गुस्सा आता था कि वो पूरी की पूरी टेप इसके सिर पे मार दूं। लेकिन फिर मुझे एकदम ख्याल आता है कि नहीं भाई, ये कुछ कह रहा है तो इसका मतलब हो सकता है जूरी में भी इसी का कोई भाई बैठा हो, तो वो भी ये दृष्टिकोण अपनाता हो जी। तो फिर मैं रात भर वापस उसको री एडिट किया। तब की मशीनें आपको पता है, कंप्यूटर तो था नहीं, मेल्ट्रॉन के स्टूडर थे जिनमें इफेक्ट लगाने के लिए भी आपको 2 मशीनों का साथ लेना पड़ता था। तो उस दौर में फिर आप 18 घंटे काम करके वापस उसको रीडअप करो ताकि क्वालिटी खराब ना हो, और फिर भेजता था, फिर इनाम मिलता था, तो वो साथ आते थे। तो प्रेरणा उन्हीं की होती थी, कर्म उन्हीं के होते थे। हो सकता है वो न संशोधित होता तो न मिलता इनाम, उनको भी मित्रों की श्रेणी में डाल सकता हूँ। चलिए, इतने सारे मित्र आपके हैं, उनको सारा क्रेडिट आप दे रहे हैं, मित्रों को और बल्कि अपने स्टेशन डायरेक्टर्स को भी और परिस्थितियों को भी। जी। मैंने देखा कि आपने परिस्थिति को भी क्रेडिट दिया, और सचमुच में इन सब का समुच्चय ही एक किसी व्यक्ति की सफलता का आयाम निर्धारित करता है। तो इसी पर एक फिर से मौका है एक गीत का। आपकी कसम फिल्म का गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुकुल जी से हम बात कर रहे हैं, ये वो मुकुल गोस्वामी है जो तमाम प्रसारण की विधाओं में सिद्धहस्त हैं और बहुत अच्छे अच्छे ये प्रोडक्शंस करते हैं। मुकुल जी, मुझे 2 शेड्स आपके समझ में आए। एक तो शेड मुझे संजीदा वाला दिखा, दूसरा स्पोर्ट्स वाला दिखा, तीसरा मित्रों वाला दिखा, 3 शेड समझ में आए। अब जो है, अब ये वाला शेड, इसकी भी चर्चा कर ली जाए, जो कि मज़ाहिया है, क्योंकि मैं एक्चुअल में ढूंढ रही हूँ। ये पूरी जो यात्रा है, ये एक क्वेस्ट है सर्च करने की कि आखिर जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ वो वास्तविक रूप से क्या है। वो बहुत बहुत मेरा पसंदीदा अगर कोई सब्जेक्ट है तो मज़ाहिया है। अच्छा। स्टैंड अप कॉमेडी जिसको आज आप कह रहे हो, मैं 1986 में हम लोग रेडियो में प्रोग्राम करते थे, और तब आप मीनू जी, डॉक्टर्स ने टाइमिंग अपना ओपीडी का बदल दिया था। क्योंकि मैं और कुलविंदर सिंह एक प्रोग्राम करते थे ह्यूमर का चलते चलते, तो डॉक्टर्स ने सुपरिटेंडेंट को फोन किया कि साहब 5:30 बजे युवाणी आता है और वो प्रोग्राम हमको सुनना ही सुनना है, आप ओपीडी 6 बजे से करिए। तो आपको इतना सुकून मिलता था। हम लोग दोनों जब बैठते थे तो ह्यूमर का मतलब यूं समझ लीजिए खजाना। कुलविंदर सिंह कंग जी। अच्छा, वो अच्छा। मुझे सौभाग्य है, वो मुझसे सीनियर हैं, पर हम लोग एक मित्रवत प्रोग्राम किया करते थे। जी। तो मुझे लगता है मेरा ह्यूमरस एस्पेक्ट, मैं फोन इन की जो बात कर रहा हूँ वो भी उसी का एक पार्ट है। मैं जब आरजेइंग करता था कूल कूल मुकुल की नाम से, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ पाएंगी। मैं बहुत पॉपुलर था, पॉपुलर इन द सेंस कि मैं मोटिवेशनली अगर कह देता था कि आज हम लोग लखनऊ के इस इलाके में इकट्ठे होंगे और बाड़मेर में अगर मान लो वहाँ भूकंप आया है या बाढ़ आई है, तो वी विल डू दिस, तो 3 या 4 घंटे में 2 ट्रक सामान सहित खड़े हो जाते थे। इतना मतलब लोगों से मेरे को प्रेम था और लोग मुझे प्रेम करते
तो मेरी बिटिया बस में जा रही थी, तो करवा चौथ का व्रत था, तो उसकी साथी, मैं बात कर रहा हूँ वो 11वीं क्लास में होगी, तो उसकी साथी जो थी बस में बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो उसने कहा किसके लिए? बोली कुल कुल मुकुल के लिए। तो बोली मेरे बापू है, तेरा मर्डर कर देंगे। सो दैट वाज वन एरा जहां मुझे लगता था कि ब्रॉडकास्ट की एक पीक जो होती है, आप कलेक्टर का इंटरव्यू ले रहे हो, सबको आप धाराशाही करते हुए चल रहे हो और सम्मोहित करते हुए चल रहे हो, वो दौर मतलब भुलाए नहीं भूलता। तो वो उसमें ह्यूमरस एस्पेक्ट बहुत जबरदस्त होता था। और अच्छा। साथ में हम लोग लाफ्टर्स का इस्तेमाल करते थे कि जैसे ही बातचीत की है, आप तो जी, खुद जी। ठाका मार के उन्मुक्तता से हंस लेती हैं, हम लोग वो काम मशीन के ऊपर छोड़ देते थे। चलिए मुकुल जी, मुझे लग रहा है कि ठहाकों की, हंसी की, मुस्कुराहट की बात हुई, तो एक गाना कुछ इसी से मिलता जुलता अपने श्रोताओं को सुनाया जाए, क्योंकि हमारा ये म्यूजिकल चैनल है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। मैं हूँ मीनू खरे और मेरे साथ हैं मुकुल गोस्वामी। गीत तीना मीना डी का। अच्छा ठीक है। Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga chika pika rola rika, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही तो है वो। ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिका रिका, ईना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका, मगा नगा चिका पिका रोला रिका, राम पम पोच। मुकुल जी, बहुत सारी बातें हमने की और एक मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि जो पब्लिक यूटिलिटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग रेडियो पर प्रसारित करते हैं, विशेष रूप से आकाशवाणी में, एक आपका हेलो हाईवे प्रोग्राम बहुत चर्चित हुआ। रोड सेफ्टी पर यह प्रोग्राम बहुत बड़ा और बहुचर्चित कार्यक्रम था, इसके ऊपर चर्चा कर ली जाए। बहुत अच्छी बात कही मीनू जी। ये आज रेडियो के भविष्य को अगर आप ढूंढेंगी ना, तो पहले हमारी ये थी कि भाई हम शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सूचना देते हैं। अब ये सारे काम बहुत सारे सोशल मीडिया करते रहते हैं, तो रेडियो क्या करे, ये प्रश्न उभर रहा था। मेरा सोचना है कि रेडियो जब तक जन जीवन से जुड़ा नहीं होगा, पब्लिक यूटिलिटी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, उसका भविष्य अंधेरे में है। तो मुझे एकदम से लगा कि सड़क में हर 4 मिनट में एक आदमी मरता है, हर 30 सेकंड में एक दुर्घटना हो रही है, और हम लोग अनकॉन्शियस होके, रफ होके जीवन को एकदम ताक में रख के गाड़ी चलाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही एक रोहित कुमार सिंह बहुत सीनियर IAS अफसर थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में, तो मैं राकेश उनके पास गए थे स्पॉन्सरशिप लाने कि कोई 5 मिनट 10 मिनट का प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा काम करो जो हमारे हाईवे में लोगों को गाइड कर पाए। तो वो मेरे एकदम दिल का विषय था। तो मैंने कहा हम लोग रेडियो से प्रोग्राम बजाएंगे, 5 मिनट का लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और गाइड करेंगे लोगों को। तो वो बोले करिए। तो वो उससे इतना मन को शांति मिलती थी कि 120 में कोई रफ्तार में गाड़ी चला रहा है, हम उसको धीरे से बोलते थे कि स्पीडोमीटर पे देख अपने बच्चे का, तुझे शक्ल नजर आएगी, बेटी घर में इंतजार करती दिखेगी, बीवी घर में इंतजार करती दिखेगी, तो 120 से ऊपर मत बढ़ाना। तो उससे तुरंत आदमी को दिमाग में लगता था कि यस, ये काम किया जा सकता है, ये नहीं करना चाहिए। तो लाइफ सेविंग जब ये एफर्ट हुए, और मिनिस्ट्री इतनी उससे खुश हुई कि उन्होंने उसको 12 स्ट्रेचेज में नेशनली ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो लखनऊ से गोरखपुर भी वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था। जी जी, तो आप थी उस दौर में। हाँ, मैं और बल्कि उस प्रोग्राम को मैंने अपने स्टेशन से भी प्रसारित किया। मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम की चर्चा के साथ साथ कोई ऐसा ही गीत हो जो हाईवे वाला हो जाए। यस, वो गाना है ना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए,
सुनते हैं और लौट कर आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद और बातें करेंगे फिर से मुकुल गोस्वामी जी से। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वेलकम बैक आफ्टर द म्यूजिकल ब्रेक। मैं हूँ मीनू खरे, आपकी दोस्त और होस्ट आज के बातें मुलाकातें प्रोग्राम की। और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं श्री मुकुल गोस्वामी, जाने माने रेडियो प्रसारक। मुकुल जी, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत सारी लंबी लंबी बातें हुई आपके साथ, बहुत कुछ जाना आपके बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इतना कुछ हासिल किया, इतना कुछ मिला आपको जीवन में, रेडियो के क्षेत्र में अभी कुछ मन में रहा है क्या? बहुत सारी चीजें। माइल्स टू गो अवे बिफोर आई स्लीप। बनावट के तौर पे नहीं, मुझे लगता है मीनू जी इंडिविजुअल रेडियो का जमाना अब आया है। आप ब्लाइंड्स के लिए अलग से एक रेडियो खोल दीजिए, आप नेशनल हाईवे के लिए एक अलग से रेडियो खोल दीजिए, आप बुजुर्गों के लिए एक अलग से रेडियो खोल दीजिए। इतना बड़ा संसार है, करोड़ों लोग हैं। आज आत्महत्या देख रही हैं आप, इतनी सारी युवाओं की पढ़ाई कितनी टेंशन में। लोगों के पास मैं इतना बड़ा विकराल रूप में है और सोल्यूशन है नहीं। उस मैं को शेयर करने वाला कोई नहीं है। अब रिक्शे वाले से भी पूछेंगे ना तो उसका अनुभव कुलाचे मार रहा है कुछ व्यक्त करने के लिए। इसको कौन सुनता है? आप घर में दिन भर मोबाइल में डूबे हुए हैं, आपका मैं आपके भीतर ही कैद हो रहा है। मुझे लगता है उसको रेडियो इतनी खूबसूरती से उतार सकता है। तो अब वेब रेडियो का जमाना आने वाला है। जैसे आप सोशल मीडिया पे जा रही हैं, आप दूसरे मीडिया पे जा रही हैं, दृश्य माध्यम से ज्यादा सशक्त श्रव्य माध्यम है। सो मुझे लगता है कि रेडियो बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत इंडिविजुअली प्रॉस्पेरस कर सकता है, लोगों के गमों को दूर कर सकता है। तो अभी मेरी मन की इच्छा। दूसरा, वॉइस वर्ड जो है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करता है। आवाज हम निरर्थक बोलते रहते हैं, अनर्गल निरर्थक अगर कोई चीज बोली जाती है तो वो आवाज। तो मीनू जी, कितने लोग हैं जो आप जैसे हैं जो दुनिया को अपनी आवाज से सुकून दे रहे हैं, जबकि मुझे लगता है 100 में से 10 आदमियों में वो प्रतिभा होती है। तो अगर आप इनको ग्रूम करें, आप इंटरव्यू की बात करिए, आप किसी मान लीजिए वीडियो इंटरव्यू में बैठी हैं या फोन इन इंटरव्यू दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल गोस्वामी है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम मुकुल गोस्वामी, मैं बीकानेर से हूँ मैम। सो लाखों रुपए के पैकेज इधर से उधर हो जाएं सिर्फ वॉइस प्रेजेंटेशन से। तो इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। आप मतलब किसी भी बड़े अधिकारी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आप बात करेंगे, वो इतना थका पका हुआ होता है कि उससे नेचुरली निकलता है, देख लेंगे, हाँ ठीक है जाइए। अगर उस चीज को वो थोड़ा सा, अगर रेडियो वाला आदमी उसको एक बार गाइड कर दे कि भैया तुझे आनंद के राजेश खन्ना की तरह बोलना है, बाबू मोशाय, तो फिर देखिए उसका क्या फर्क निकलेगा। तो मुझे लगता है ये दो फील्ड ऐसे हैं। IVR है, आप जहां जाएंगी वहां आपको आवाज मिलेगी। अगर आप प्लेन में बैठी हैं तो आपको एयर होस्टेस बोलते हुए नजर आएगी, तो वहां माधुर्य की आपको लगता है कमी है, इसको सिखाया जा सकता है। ये ऐसे वर्बल, जिसको कहते हैं ओरल वोमिट कर रही हैं कि वो अनाउंसमेंट कर रही हैं, समझ में नहीं आता। आप बस में बैठेंगी, आप किसी स्टेशन में पहुंचेंगी, हर जगह आवाज आवाज आवाज। तो इन आवाजों के समुद्र में मोती ढूंढना मुझे लगता है अभी बाकी।
मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप इन आवाजों के समुद्र में एक मोती तो आप स्वयं हैं, और नहीं, अभी नहीं, आप नहीं, भी नहीं। मोती ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न चलते चलते मैं पूछना चाहूंगी कि जिन मुकुल गोस्वामी के सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों फैंस हैं जो रेडियो को सुनते हैं, मुकुल गोस्वामी को कौन अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल। मुझे हर अच्छा बोलने वाला अच्छा लगता है। मेरी कोई एक वो अमीन सयानी से बंधा हुआ हूँ ऐसा नहीं है। जहां भी मुझे एक अच्छी आवाज लगती है, मुझे लगता है मेरी कौम का आदमी है, इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए। चाहे वो छोटे से छोटा आदमी, कोई बस कंडक्टर हो या कहीं हो। मैं प्रभावित शीन काफ निजाम और अमिताभ बच्चन, दो जनों से बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उनको माइक का सेंस है। दे नो हाउ टू स्पीक। आप अमिताभ बच्चन को देखिए साहब, जिस आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, और वहां उसने सारे कीर्तिमान तोड़े। इसलिए नहीं कि कोई भारी आवाज से बोल, ही डू एक्सपेरिमेंट। खुश तो बहुत हो गए तुम, हाय। अब ये फैकल्टी आपने गले की कभी जिंदगी में सोची कि मेरे गले का ऐसा इस्तेमाल हो सकता है? तो वो अदाकार जिसको कहते हैं, शीन काफ निजाम एक जोधपुर के शायर हैं, एस.के. व्यास नाम है उनका। इतना अच्छा बोलते हैं। गुलजार साहब, बाप रे बाप, उनका एक शेर आप सुन लीजिए, ऐसा लगता है दिल की सारी खिड़कियां खुल गई हैं। एक एक शब्द मोती की तरह झरता है। तो एक शेर आप ही सुना दीजिए। और मैं कहीं दूर दूर तक उनके आसपास नहीं हूँ, इसलिए अरे मैं वो उन्हीं का शेर गुस्ताख सुना नहीं दीजिए। हाँ, एक बहुत अच्छा मुझे मन में लगता है, वो ओक में भर के वो बरसात का पानी अधभरी झीलों को तरसाया करती है, बहुत कम सिन है, उम्र में छोटी है, कुछ ऐसे। मतलब वो अदायगी, मुझे ऐसे लगता है यार, क्या मतलब रोमांस झड़ रहा है पत्तों से, जैसे शब्द ऐसे झड़ रहे हैं और सीधे दिल में चिपक रहे हैं। जी जी जी। एक ब्रॉडकास्टर वही है मीनू जी, जो आप बोलो और दूसरे के दिल में जाके चिपक जाए एकदम से। क्या बात है। ये लोग वही लोग हैं। मैं शेषाद्री जी हैं, एक अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, शब्द झड़ते हैं इनके, तो ऐसे लगता है। अंग्रेजी के कमेंटेटर्स मुझे बहुत अच्छे लगे कुछ, क्योंकि उनका जो नेचुरल फ्लो और जो शब्दों का चयन है, वो बहुत, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है शब्द ढूंढने में, इनका फ्लो निकलता है। तो सभी की, मैं तो सबका ही क्या है कि शिष्य हूं। मुकुल गोस्वामी जी, आप से लंबी बातें हुई, बहुत सारा कुछ मैंने पूछा आपसे, लेकिन न जाने कितना कुछ अभी बाकी है। आज के लिए तो इसको यहीं पर विराम देना होगा। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है जी। तो इसके सीक्वल पार्ट 2 में हम मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, और लखनऊ में ही मिलेंगे, ऐसे वादे के साथ। मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपका बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कुछ सीखने को मिला, उसको कहने का अवसर आपने दिया, वो बहुत बड़ी बात होती है। अरे हमारा ये सौभाग्य है कि आप जैसे इतने सीनियर ब्रॉडकास्टर को हम अपने स्टूडियोज में, हमारे परिवार के ही एक सदस्य को आज हम मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो क्यों ना इस प्रोग्राम की फॉर्मल जो क्लोजिंग है वो हम उसी शेर से करें जो आपने शुरू में सुनाया था। दूसरी कविता से करते दूसरी कविता से थी। जी 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 जी। तुम्हारे बदल जाने का क्या ये प्रमाण पर्याप्त नहीं, तुम्हारे बदल जाने का क्या ये प्रमाण पर्याप्त नहीं कि मैं सब कुछ होते हुए भी नितांत अकेला और बिना जमीन का महसूस करने लगा हूं। तुम नहीं जानती मेरे चारों ओर का अर्थहीन आकाश मेरे और तुम्हारे बीच एक अलगाव बनकर ठहर गया है। तुम्हारी आंखों में जो संदर्भों के गुलाब महकते रहते हैं, उन्हें मेरे चारों ओर घिरे रेगिस्तान से कोई वास्ता नहीं। क्या तुम्हारे बदल जाने का ये प्रमाण पर्याप्त नहीं? क्या बात है, बताइए कहाँ स्पोर्ट्स की कमेंट्री कहाँ एंड होती है। पिक्चर का ऐसा अंत जो सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन इसीलिए मुकुल गोस्वामी है। मुकुल जी, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ अपने इस प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आने के लिए, और हमारे शहर लखनऊ में आने के लिए। आप बतौर मेहमान इस शहर में आए हैं। आई विश कि आपके लिए ये शहर हमेशा ही मुस्कुराने का सबब बने। मीनू जी, आखिरी बात, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, अपने घर में कोई आपकी सुन ले, उससे बड़ा प्रारब्ध का अच्छा पृष्ठ कोई नहीं होता। जी चलिए, एक गीत अब आपकी पसंद का कोई सब लोग सुन ले। मैं शायर बदनाम, मैं चला। थैंक यू सो मच। मैं शायर बदनाम,
मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जान हो मैं चला मैं शायर बदनाम। चलना था कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के जा हो मैं चला मैं शायर